नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरदाना ट्यूटोरियल पर। और मैं अंकित मालवी, आप लोगों का जीएस गुरु। देखिए, हम जिस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में लेक्चर नंबर 4। और लेक्चर नंबर 4 की अगर बात की जाए तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, लेक्चर 4 जो टॉपिक होगा इसमें आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो नाम है वो है विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। इट मीन्स अंग्रेज़ों ने इंडिया पर जो विक्ट्री हासिल की है, जो विजय हासिल की है, इस मुद्दे पर अब हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो अभी तक अगर हम बात करें इस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, आधुनिक भारतीय इतिहास की, जो अभी तक हमने डिस्कस किया है आधुनिक भारतीय इतिहास, ठीक है, तो अभी तक हमने इसमें 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमने डिस्कस किया है कि किस तरह मुगलों का पतन होता है। इट मीन्स फॉल ऑफ मुगल्स। ठीक है, मुगलों का पतन, मुगलों का जो डिक्लाइनेशन हुआ है 1707 से जो शुरू होता है 1707 से, और जो 1856 1856 तक की जो हिस्ट्री है वो हमने डिस्कस की थी, है ना, मुगलों के बारे में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई है तो आप सभी को पता है 1707 में, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। और औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में आता है उसी में खुलदाबाद नामक स्थान पर उसकी क्या बनाई जाती, समाधि बनाई जाती। ठीक है, और औरंगजेब के बाद जितने भी लेटर मुगल्स आते हैं उनमें किसी भी मुगल के समय मुगलों का उत्थान नहीं होता, सिर्फ पतन ही होता है। तो हमें सिर्फ बात करना थी मुगलों के पतन के बारे में। ठीक है, तो वो हमने डिस्कस किया पहले टॉपिक में। दूसरे टॉपिक में हमने बात की कि जब मुगलों का पतन शुरू हुआ 18वीं शताब्दी में, तो उस 18वीं सेंचुरी में जो दूसरी पावर्स थी इंडिया की, है ना, मुगलों के जो सक्सेसर्स थे, उन्होंने किस तरह से राइज करना शुरू किया, उन्होंने किस तरह उदय होना शुरू किया, और इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन में किस तरह के उथल पुथल हमें देखने को मिलते हैं। तो वो सारी जो पॉलिटिकल कंडीशन थी 18वीं सेंचुरी की वो हमने बात की है। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा है मराठों के बारे में, सिखों के बारे में, साथ ही जो सक्सेसर स्टेट्स थे जैसे कि अवध हो गया, हैदराबाद हो गया और बंगाल हो गया, उनके बारे में। और साथ ही हमने एक स्टेट पढ़ा जिसको हम बोलते हैं कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटक राज्य। और कर्नाटका भी औरंगजेब के टाइम पर ही उसने कर्नाटक राज्य को जीता था। ठीक है, और फिर कर्नाटक भी मतलब मुगलों का ही एक प्रांत था। ठीक है, जो बेसिकली अगर बात की जाए तो हैदराबाद के अंतर्गत या डेक्कन सल्तनत के कंट्रोल में आता था। अब तीसरा जो टॉपिक रहा हमारा, थर्ड जो लेक्चर रहा है वो रहा है क्या, अराइवल ऑफ यूरोपियंस। फिर इंडिया में इन पावर्स के अलावा जो सबसे बड़ी पावर उभरी है वो कौन सी पावर उभरी है, यूरोपियन पावर। यूरोपियंस ने इंडिया में अराइव करना शुरू किया, आना शुरू किया। और अराइवल जो इन लोगों का हुआ है वो बेसिकली मुख्य कारण जो था वो था सिर्फ और सिर्फ ट्रेड या व्यापार। तो व्यापार करने के उद्देश्य से यूरोपियंस ने इंडिया में आना शुरू किया। और ये जो आना शुरू किया है ये लगभग 15वीं सेंचुरी, 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोपियंस इंडिया में आए हैं। जिसमें सबसे पहले कौन आए, पोर्तुगीज आए, पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, फिर डेनिस आए, और फिर फ्रांसीसी आए, और सबसे आखिरी में स्वीडिश आए 1731 में। स्वीडिश के बारे में हमने यहाँ पे गौर नहीं किया, ज़्यादा डिस्कशन या बात नहीं की है, खाली देखिए क्वेश्चन भी नहीं आएगा, तो आप लोग बस इतना ध्यान रखें, स्वीडिश इंडिया में 1731 में। बाकी हमने 5 कंपनियों की बात की लेक्चर 3 में। लेक्चर 3 में या 5 यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में बात की है, जिनके नाम मैंने आप लोगों को बताया सीक्वेंस में। सबसे पहले नंबर पे कौन आते हैं तो पोर्तुगीज़, देन फिर आते हैं आपके डच यानी नीदरलैंड या हॉलैंड के लोग, और थर्ड नंबर पे आते हैं ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज, और चौथे नंबर पे आते हैं डेनिस, और 5वें नंबर पे फ्रांसीसी। ठीक है, और छठे नंबर पे स्वीडिश भी आते हैं 1731 में। लेकिन इन पाँचों कंट्रीज़, 6 ही कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन पर अगर किसी का पड़ा है तो वो पड़ा है किसका, पोर्तुगीज़ का, डचों का और फ्रांसीसियों का। ठीक है, इन 3 लोगों का ही सबसे ज़्यादा महत्व इंडिया में हुआ है, या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनका हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या नाम बता दिए हैं, पोर्तुगीज़, डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स, है ना। तो एक्चुअली 4 हो गए हैं, 4 लोगों को हमने डीप में डिस्कस करना थे। कौन कौन से, पोर्तुगीज़, देन डच, और फिर फ्रांसीसी, और फिर ब्रिटिशर्स। लेकिन इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन पर या हिस्ट्री पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसने छोड़ा है तो पोर्तुगीज़ ने, इसके बाद फ्रांसीसियों ने, और फिर ब्रिटिशर्स ने। तो 3 लोगों का सबसे ज़्यादा महत्व हमें रहा है। क्योंकि देखिए डचों का जो आगमन हुआ है, या डचों ने जो कंपनी बनाई 1602 में, 1602 में, तो डचों का ना मेन जो उनकी दिलचस्पी थी वो इंडिया में नहीं थी। ठीक है ना, और वो उस रास्ते से होते हुए आए जरूर थे, लेकिन उस पर्टिकुलर रूट को फॉलो नहीं किया था उन्होंने जिस रूट से पोर्तुगीज आए थे। ठीक है, तो केप ऑफ गुड होप से होते हुए वो एकदम टर्न करते हुए मोजाम्बिक से होते हुए इंडिया नहीं आए हैं। ठीक है, डचों की अगर बात करें तो उन लोगों ने क्या किया है, कार्नेलियस डी हाउटमैन नामक जो डच व्यक्ति था उसने
और साउथ में गया है वो, ठीक है, साउथ अफ्रीका या अफ्रीका के साउथ कोस्ट से और साउथ में गया और वहां से सीधा ईस्ट की ओर गया और ऑस्ट्रेलिया से टर्न होते हुए वो इंडोनेशिया पहुंचा, ठीक है। तो मेन टारगेट जो था, मेन जो दिलचस्पी थी उन लोगों की, वो इंडोनेशिया थी, क्योंकि इंडोनेशिया के मसाले और भी ज़्यादा प्रसिद्ध थे, इंडोनेशिया के जो स्पाइस थे वो और भी ज़्यादा फेमस थे इंडिया के मुकाबले, ठीक है। और वहाँ के जो स्पाइस आइलैंड थे, खासतौर से जो मसाला द्वीप के नाम से प्रसिद्ध थे, और उन्हें ही इंडीज कहा जाता था, ठीक है। द इंडीज जो कहा जाता था वो इंडोनेशिया के आइलैंड्स के बारे में ही कहा जाता था, ठीक है। तो उनका मेन फोकस इंडोनेशिया था, ना कि इंडिया था, इसलिए उन्होंने इंडोनेशिया पर फोकस किया और फिर उन्होंने इंडिया की ओर भी रुख किया है। हालांकि इंडोनेशिया में आने के बाद पोर्तुगीज़ को वहाँ से खदेड़ा और फिर श्रीलंका से भी खदेड़ा, साउथ या कोस्टल जो रीजन थे वहाँ से पोर्तुगीज़ को टक्कर देने का काम किसने किया? डचों ने किया, ठीक है। और डचों ने फिर जब ब्रिटिशर्स का इंडिया में आगमन हुआ और ब्रिटिशर्स भी पहले इंडोनेशिया होते हुए इंडिया आए, तो यहाँ पे ना इन दोनों के बीच में अंग्रेज़ों और डचों के बीच में जो भिड़त हुई, जो टक्कर हुई है, वो खासतौर से इंडोनेशिया के जो मसालों का जो व्यापार था उस मुद्दे को लेकर हुई। लेकिन इन दोनों ने आपस में समझौता कर लिया, सहमति कर ली और लगभग 1767 के लगभग इनके बीच में ये समझौता हुआ कि इंडिया की जितनी भी टेरिटरी है ना, जो किसके कंट्रोल में है, डचों के, वो उसे छोड़ देंगे। तो इंडिया से डच पूरी तरह से खाली हो गए और इंडोनेशिया में जितने भी ब्रिटिशर्स थे या जितनी भी टेरिटरी इंडोनेशिया में ब्रिटिशर्स की थी, उन लोगों ने उसे वहां से क्या कर दिया? खाली कर दिया, ठीक है। तो इंडिया पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स का हो गया और इंडोनेशिया पूरी तरह से जो है डचों का हो गया, जिनकी कंपनी का नाम था वीओसी, बेरिंग दे, है ना, ईस्ट इंडीज कंपनी। तो वीओसी जो थी यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उनका नियंत्रण हुआ किस पर? इंडोनेशिया पर, है ना। इंडोनेशिया में उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया और ट्रेड किया, व्यापार किया, और इंडिया में रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स का रूल, ठीक है। तो इस तरह से ना अराइवल हुआ आना शुरू हुआ इंडिया में कई कंपनीज का, जिसमें सबसे पहले कौन आए? पोर्तुगीज। देखिए अराइवल हुआ ही क्यों था वो सब हमने डिस्कस किया है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल रूट था ना, जो मेन रास्ता था इंडिया के प्रोडक्ट्स को जो पहुंचते थे यूरोप तक, जो मुख्य रास्ता था, जो लैंड रूट था या जो ट्रेडिशनल रूट था जिसमें सी और लैंड दोनों होते थे, है ना, ये जो रूट था यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन पर, उस टेरिटरी पर जो एशिया माइनर वाला क्षेत्र आता है, ठीक है, जो तुर्की वाला क्षेत्र आता है, जो कुस्तुनतुनिया वाला रीजन आता है, उस पर 1453 में उस्मानिया साम्राज्य का क्या हो गया था? नियंत्रण हो गया था, जिससे कि तुर्की लोगों के माध्यम से ये व्यापार हैंडल किया जा रहा था, ठीक है। तुर्की लोगों के हाथ में ये व्यापार आ गया था, यानी मुस्लिम मीडिएटर्स बीच में आने लगे थे, जो पहले अरेबियंस या अरबी लोगों के द्वारा होता था, और फिर यूरोप तक इन प्रोडक्ट्स को कौन सर्कुलेट करते थे? तो वेनिस यानी इटली के जो व्यापारी थे और साथ ही जिनेवा के जो व्यापारी थे, इन लोगों का प्रभुत्व था यूरोप तक प्रोडक्ट्स को पहुंचाने में। तो एक अरब, इंडिया वाले क्षेत्र से अरबियों का, और फिर यूरोप में वेनिस और आपके जिनेवा के व्यापारी इन प्रोडक्ट्स को पूरे यूरोप में सर्कुलेट करते थे। लेकिन 1453 में कुस्तुनतुनिया जो एक मेन क्षेत्र था जहां से सारे के सारे प्रोडक्ट्स सर्कुलेट होते थे, वहां पर उस्मानिया साम्राज्य का नियंत्रण हो गया और तुर्कियों के हाथ में ट्रेड आ गया, ठीक है। अब इस दौरान क्या हुआ कि स्पेन और पोर्तुगीज जो यूरोपियन कंट्रीज थी, वो लोगों ने इंडिया में पहुंचने के लिए या इंडिया के प्रोडक्ट्स तक पहुंचने के लिए एक नए रूट और एक नए सेफ रास्ते को, एक सुरक्षित रास्ते को खोजना शुरू किया, ठीक है। तो दो प्रतिद्वंदी हुए हैं, स्पेन और पोर्तुगीज, स्पेन और पुर्तगालियों ने, ठीक है। इनके इंडिया में आने के पीछे के जो मुख्य कारण थे वो ये थे कि जो वेनिस और जिनेवा की जो पूरा कंट्रोल था व्यापार पर, उन्हें उनसे किसी तरह से फ्री होना, मुस्लिम्स के व्यापार के कंट्रोल से उन्हें भी क्या करना? मुक्त करना, यानी वो मुस्लिम्स के साथ भी ट्रेड नहीं करना चाह रहे हैं, यानी उनका भी कंट्रोल खत्म करना चाह रहे हैं, साथ ही जो वेनिस और जिनेवा के व्यापारी हैं उनसे भी वो मुक्त होना चाहते हैं, ठीक है। इन सभी से दूर रहकर वो अपना एक नया व्यापार और सुरक्षित व्यापारिक रास्ता वो खोजना चाह रहे थे, और ये काम किया है किसने? स्पेन और पुर्तगाल के ही यात्रियों ने। और उस दौरान जब इन्होंने ये काम करना शुरू किया, उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प उनके यहाँ के जो राजा थे, रूलर्स थे, उन्होंने की है, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। और उस दौरान एक पुनर्जागरण काल भी चल रहा था, जिससे कि समुद्री रास्तों को खोजने में
और समुद्री जहाज, बड़े बड़े शिप, बड़े बड़े जहाज और जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ उस दौरान, इन सारी चीज़ों के कारण जितने भी समुद्री यात्री थे इन देशों के, उनके अंदर एक साहस उत्पन्न हुआ और उन्होंने बड़ी बड़ी खोज करना शुरू किया। ठीक है, और इसी का रिजल्ट ये हुआ कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में क्या कर लिया, इंडिया तक पहुंचने का रास्ता खोज लिया। ठीक है, और स्पेन के ही एक व्यक्ति कोलंबस ने 1492 में अमेरिका को क्या कर लिया, डिस्कवर कर लिया। हालांकि वो ढूंढने इंडिया को आया था, लेकिन उसने क्या खोज लिया, अमेरिका। और इसी दौरान अगर हम बात करें तो 1500 में ही एक और पुर्तगाली व्यक्ति ने किसे डिस्कवर कर लिया, ब्राजील को भी खोज लिया। ठीक है, तो इस तरह से ना बड़ी बड़ी खोज या बड़ी बड़ी डिस्कवरीज की गई इन स्पेन और पोर्तुगीज या पुर्तगालियों के लोगों के द्वारा, और अराइवल शुरू हो गया था किसका, यूरोपियंस का। ठीक है, अराइवल तो हुआ, लेकिन इन लोगों ने जैसे लगभग 100 ईयर्स तक, 1 शताब्दी तक पुर्तगालियों ने इंडिया की टेरिटरी पर, कोस्टल रीजन पर अपना नियंत्रण स्थापित किया है, अपना एम्पायर बनाया है। ठीक है, और समुद्र की अगर बात की जाए ना तो पूरे के पूरे उस समुद्र पर जो अरेबियन सी था या इंडियन ओशियन था, ठीक है ना, उस पर भी पुर्तगालियों का नियंत्रण रहा, कंट्रोल रहा है। ठीक है, तो समुद्र के जो स्वामी है वो कौन कहलाए, पोर्तुगीज कहलाए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब दूसरी कंपनियां भी इंडिया में आना शुरू हुई और इन लोगों का जो इंटरनल जो डिस्प्यूट्स थे या जो भ्रष्टाचार था वो पुर्तगाल में बढ़ा, इसके बाद पुर्तगाली कमजोर होना शुरू हुए। ठीक है, और जब पुर्तगाली कमजोर हुए तो दूसरी कंपनियां इंडिया में आई, जैसे डच आए और डचों ने पुर्तगालियों को एक सेपरेट करना शुरू किया, ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, फ्रेंच आए, तो इन लोगों ने फिर पुर्तगालियों को कंट्रोल करना शुरू किया। हालांकि इन सभी पावर्स में सबसे महत्वपूर्ण पावर जो इंडिया में उभरी है वो कौन सी है, तो वो है ब्रिटिश पावर। ठीक है, कौन सी पावर, ब्रिटिश पावर। अंग्रेजों ने इंडिया में सबसे ज़्यादा सफलता हासिल की है, सबसे ज़्यादा सक्सेस हासिल की है किसने, अंग्रेजों ने। ठीक है, अब अंग्रेजों ने ये सफलता क्यों हासिल कर ली है या कैसे हासिल कर ली है, इसके पीछे क्या कारण है, इस मुद्दे पर भी हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे बड़ा जो कारण है अंग्रेजों की सफलता का, वो है उन लोगों का डिसिप्लिन, उन लोगों का अनुशासन। ठीक है, तो अंग्रेज लोग सबसे ज्यादा अनुशासन में रहते हैं, उनके जो प्रशासक थे, उनके जो रूलर्स थे, वो काफी डिसिप्लिन थे, काफी कड़े डिसीजन लेने वाले उनके रूलर्स थे। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा कारण बनता है वो बनता है कि इन लोगों की जो कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, उस कंपनी का इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन हुआ था कि उस कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, जो अधिकारी थे, वो काफ़ी इनकरेज्ड थे, वो काफ़ी उत्साह में भरे हुए थे, और वो उन लोगों को ये सहूलियत थी कि वो अपने प्रॉफिट के लिए अलग से सेपरेटली भी क्या करते थे, ट्रेड करते थे। ठीक है, तो उन लोगों के अंदर ना एक इनकरेजमेंट था और वो खुद ही डेवलपमेंट करने की कोशिश करते थे, वो खुद ही प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते थे। इस तरह से ये कंपनी बनी थी, क्योंकि इसमें प्राइवेट शेयर होल्डिंग ज़्यादा थी, गवर्नमेंट का कंट्रोल कम था, गवर्नमेंट का इंटरफेयर कम था, प्राइवेट शेयर होल्डिंग ज़्यादा थी। ठीक है, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने या उसके अधिकारियों ने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी मेहनत की इंडिया में, और इसलिए ये उनकी सक्सेस का एक मुख्य कारण बना। ठीक है, तीसरी अगर कारण की बात की जाए अंग्रेजों की सफलता की, तो वो है उनकी स्ट्रॉन्ग नेवी। क्या कारण है, एक मजबूत नौसेना हुआ करती थी अंग्रेजों के पास। ठीक है, ये उनकी सफलता का सबसे ही मुख्य कारण था, सबसे बड़ा कारण था। और चौथी जो मेन रीजन होता है, फोर्थ जो मेन कारण होता है इनकी सफलता का, वो ये होता है कि कम्युनिकेशन या संचार की जो व्यवस्था थी अंग्रेजों के समय पर या अंग्रेजों के द्वारा, वो काफ़ी बेहतर थी। ठीक है, कम्युनिकेशन काफ़ी तगड़ा हुआ करता था, काफ़ी मजबूत हुआ करता था अंग्रेजों के ज़माने में या ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में। ठीक है, क्योंकि देखिए इन लोगों के ना लगभग मैक्सिमम जो इंडिया के जितने आइलैंड्स हैं या इंडिया के आसपास जो पर्टिकुलर क्षेत्र है, वहाँ पर इनका कंट्रोल था, तो ये इजीली अपने संदेशों को भेज सकते थे, अपने मैसेंजर्स को भेज सकते थे, और कहीं पर भी दुनिया के किसी भी हिस्से से कहीं से भी अपनी अपनी नेवी को बुला सकते थे। ठीक है, तो ये इनकी सक्सेस का एक बड़ा कारण ये था कि इनका जो नेविगेशनल सिस्टम था, इनकी जो नेवी थी, और इनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था उस जमाने में, जिस जमाने में ऐसी कोई पर्टिकुलर डिवाइस नहीं हुआ करती थी जिससे कि संदेशों को भेजा जा सके। लेकिन नेवी के माध्यम से, नेविगेशनल स्ट्रेंथ के माध्यम से ये अपने मैसेजेस, अपने संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते थे, अपनी नेवी को तुरंत बुला सकते थे। जैसे कि हम देखते हैं प्लासी के युद्ध में हुआ था, क्लाइव को साउथ से या मद्रास से बुलाया गया था कुछ ही महीनों के अंदर। ठीक है,
तो ये सारी चीजें हैं जिसके कारण अंग्रेजों ने इंडिया में विजय हासिल की है, विक्ट्री हासिल की है, और इसी मुद्दे पर अब हम बात करेंगे। तो लेक्चर नंबर 4 में हमें गौर करना है विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, अंग्रेजों की भारत में विजय, जिसके कुछ रीजन, कुछ कारण मैंने आप लोगों को बताया, कुछ कोसेस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने किस तरह से या किस सीक्वेंस में हमने इस टॉपिक को डिस्कस करना है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले नंबर पे इंडिया में जो आए थे वो आए थे पोर्तुगीज, ठीक है, पुर्तगाली। तो सबसे मजबूत स्थिति में कौन थे? पुर्तगाली थे। हालांकि पुर्तगालियों को सबसे पहले टक्कर किसने दी है? डचों ने दी है। और डचों के बाद पुर्तगालियों की जो भिड़त हुई है वो किससे हुई है? अंग्रेजों के साथ हुई, ठीक है। तो यहां पर ना अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में क्या रिलेशनशिप थी और किस तरह से उन्होंने पुर्तगालियों के साथ नियंत्रण किया, पुर्तगालियों को कंट्रोल किया और उनके साथ बाद में शांति या पीस भी स्टेब्लिश किए। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम बात करेंगे किसके साथ? पुर्तगालियों के साथ, ठीक है। स्टेब्लिश कंट्रोल एंड पीस विथ पोर्तुगीज। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर की जाएगी तो वो की जाएगी किसके साथ? इनकी जो शांति स्थापित हुई है, इनका जो नियंत्रण स्थापित हुआ है वो किसके ऊपर हुआ है? पुर्तगालियों के ऊपर, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने काफी कोशिश की अंग्रेजों को इंडिया में ना जमने दिया जाए, बट अंग्रेज इंडिया में सक्सेसफुली क्या हो गए? अपने पैर जमा लिए, है ना। और यहाँ पे इनिशियली लेवल पर काफी कटुता रही दोनों के बीच में, काफी द्वंद्व रहे, काफी ज्यादा डिस्प्यूट्स रहे। और 1612 में दोनों के बीच में एक युद्ध भी हुआ। उस युद्ध को हम बोलते हैं बैटल ऑफ सूरत के नाम से जाना जाता है, और कई बुक्स में आप लोग इसे देखेंगे बैटल ऑफ स्वाली के नाम से। तो स्वाली सूरत के निकट ही एक छोटा सा विलेज आता है, गांव आता है, जहां पे इन दोनों की नौसेनाओं के बीच में, ठीक है, दोनों की नेवी के बीच में एक युद्ध हुआ था। तो एक नेविगेशनल वॉर था, ये एक नेवल वॉर था जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ स्वाली, ठीक है, स्वाली का युद्ध 1612 में। इसके बाद 1761 1761 में 1662 में इनके और अंग्रेजों के बीच में अच्छे संबंध या वैवाहिक संबंध भी बने। तो वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहला ही टॉपिक आपका होगा इस्टेब्लिशमेंट टू स्टेब्लिश कंट्रोल एंड पीस विथ पुर्तगीज, पुर्तगालियों के साथ नियंत्रण या पुर्तगालियों पर नियंत्रण और शांति, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि डचों के साथ या डचों के ऊपर जो इनकी विक्ट्री हुई है उस मुद्दे पर, ठीक है, विक्ट्री ऑन डच। और डचों का मतलब होता है नीदरलैंड के लोग, ठीक है, नीदरलैंड के लोग या डच। तो अभी जैसे मैंने बताया कि 1767, ठीक है, 1767 लगभग 1767 1767 में आते आते इन्होंने क्या किया? एक समझौता कर लिया था डचों के साथ। इसके पहले हालांकि दोनों के बीच में काफी खूनी भिड़त हुई है, काफी ज्यादा युद्ध हुए हैं, काफी ज्यादा ब्लडी वॉर्स हुए हैं दोनों के बीच में। तो ये जो वॉर्स थे, ये जो युद्ध हुए थे, उसमें एक नाम जो आता है 1759 में, जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ बेदरा का युद्ध। इसके बाद 1767 में दोनों के बीच में समझौता हुआ, और समझौता ये हुआ कि इंडोनेशिया में जितनी भी ब्रिटिश टेरिटरी है, जितना भी ब्रिटिश कंट्रोल है, वो वहां से खाली कर दिया जाएगा, और इंडिया में जितना भी कंट्रोल डचों का है वो वहां से खाली करके इंडोनेशिया पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो दोनों के बीच में ये हुआ, लेकिन इंडिया में विक्ट्री हासिल की है किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किनके ऊपर? डचों के ऊपर, ठीक है। इंडोनेशिया में समझौता हुआ है, इंडिया में विक्ट्री हुई है, ठीक है। तीसरे नंबर पे गौर करेंगे तो ये तो बात हो गई दो यूरोपियंस के, एक पुर्तगाली हो गए और दूसरे डच हो गए। तीसरी जो टक्कर इनको सबसे ज्यादा किसी ने अगर दी है तो वो दी है किसने? इनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी, जिनको हम बोलते हैं फ्रेंच। फ्रांसीसियों के साथ इनकी कड़ी भिड़त हुई है, काफी ज्यादा युद्ध हुए हैं, ठीक है। और इनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी भी कौन माने जाते थे उस जमाने में? फ्रांसीसी। तो विक्ट्री ऑन फ्रेंच।
हालांकि इस टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं और जो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं उसे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और अंग्रेजों की फ्रांसीसियों पर जो विजय हुई है वो हमने इसके पहले वाले टॉपिक लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया था, जिसमें हमने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या अराइवल ऑफ फ्रेंच पढ़ा। तो फ्रांसीसी जब इंडिया में आए तो धीरे धीरे उन्होंने इनिशियल लेवल पर, देखिए उसको भी हमने 2 फेज में पढ़ा है। 1664 में 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और 1668 में लोग इंडिया पहुंचे और सूरत में इन्होंने अपनी पहली कोठी या अपनी पहली फैक्ट्री स्टेब्लिश की थी। और जो पहले पर्सन फ्रांसीसियों के आए थे या जो लीडर बनकर इंडिया में आए थे उनका नाम था फ्रेको केरो। फ्रेको केरो के ही नेतृत्व में इंडिया में फ्रांसीसी पहुंचे थे, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा रोल किसी का अगर था फ्रांसीसियों में तो वो जो वहां के रूलर थे लुई 14 और वहां के जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे कोलवर्ट। तो कोलवर्ट के ही प्रयासों से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है और फ्रांसीसी इंडिया में पहुंचते हैं फ्रेको केरो के नेतृत्व में, ठीक है, फ्रेको केरो की लीडरशिप में। अब यहाँ पे एक चीज ये है कि ये जो कंपनी होती है ना फ्रांसीसियों की, इसमें स्टेट का या गवर्नमेंट का ज्यादा नियंत्रण होता है, यहाँ पे प्राइवेट नहीं होती, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट के नियंत्रण वाली एक कंपनी थी, ठीक है। इसलिए फ्रांसीसी उतना ज्यादा मजबूत या उतना अच्छा काम नहीं कर पाए जो काम किसने किया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, ठीक है। बट इन्होंने भी कड़ी टक्कर दी है किसे, अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इनके और अंग्रेजों के बीच में 3 बार युद्ध हुए हैं इंडिया में, जिन्हें हम बोलते हैं बैटल ऑफ कार्नेटिक या कार्नेटिक वॉर। और हमने डिस्कस कर चुके हैं कार्नेटिक वॉर जो हुए हैं 3। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की अगर बात की जाए तो 1746 से शुरू हुआ था और 1748 में खत्म हुआ था पहला कार्नेटिक वॉर। सेकंड कार्नेटिक वॉर की बात की जाए तो 1749 से शुरू हुआ था और 1754 से 55 तक ये चला था। और थर्ड कार्नेटिक वॉर की अगर बात की जाए तो 1756 से 1758 से शुरू हुआ था और 1763 में क्या हुआ था, खत्म हुआ था, तीसरा कार्नेटिक युद्ध। देखिए जो तीनों कार्नेटिक युद्ध थे ना, इनमें से पहला और तीसरा कार्नेटिक युद्ध का जो बेसिक कारण था वो यूरोप की पॉलिटिकल कंडीशन थी, यूरोप के पॉलिटिकल इवेंट्स थे। जैसे कि पहले कार्नेटिक युद्ध का मुख्य कारण था ऑस्ट्रिया का सक्सेसर वॉर और थर्ड कार्नेटिक वॉर का जो मुख्य कारण था वो था 7 ईयर बैटल, जो सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में शुरू हो गया था बिटवीन द फ्रांस एंड ब्रिटिशर्स, जो शुरू हुआ था 1756 से जो चला था 1763 तक। और इसी कारण इंडिया में भी दोनों के बीच में युद्ध शुरू हुआ। जबकि सेकेंड नंबर पे अगर हम एंग्लो फ्रेंच वॉर की बात करते हैं या सेकेंड कार्नेटिक वॉर की बात करते हैं तो इसका जो मुख्य कारण था वो था सक्सेसरशिप ऑफ कर्नाटका एंड दी हैदराबाद। हैदराबाद और कर्नाटक का उत्तराधिकार का जो प्रश्न था उस मुद्दे पर सेकेंड कार्नेटिक वॉर लड़ा गया था 1749 से लेकर 1754 तक, ठीक है। और इस युद्ध में क्या हुआ था कि कर्नाटका के जो नवाब थे वो थे अनबरुद्दीन, जिनको सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स, और दूसरा जो एक व्यक्ति हुआ करता था वो हुआ था चंदा साहिब, जिसको सपोर्ट कर रहे थे फ्रांसीसी। एज इट इज कंडीशन हमें हैदराबाद में देखने को मिली। नासिर जंग जो वहां के निजाम थे उन्हें सपोर्ट किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करने का वादा किया था किसने, फ्रांसीसियों ने। तो ये एक विवाद बन जाता दोनों कंपनियों के बीच में और दोनों कंपनियां भी आपस में युद्ध करती है इसी सेकेंड वॉर में, इसी सेकेंड बैटल में, ठीक है। इसी दौरान क्या किया जाता है कि अर्काट नामक जो कैपिटल थी कर्नाटका की उसे घेर लिया जाता है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो ये 3 युद्धों के माध्यम से फ्रांसीसियों पर विक्ट्री हासिल करते हैं कौन, ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ये टॉपिक तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब ये तो हो गए इनके प्रतिद्वंदी या इनके राइवल्स, कहां से बिलोंग करने वाले, यूरोप से बिलोंग करने वाले। अब इंडिया में जो इनकी विक्ट्री हासिल हुई है, इंडिया में जो इन्होंने विजय हासिल किया उनकी बात करते हैं। मुख्य विजय देखिए, पूरे इंडिया को अगर ब्रिटिशर्स ने अगर जीता है तो वो तलवार की नोक पर जीता है, युद्ध के माध्यम से जीता है, ठीक है। इंडिया इतनी इजीली उनके हाथ में नहीं आया है क्योंकि इंडिया में एक पॉलिटिकल कंडीशन स्टेब्लिश थी, राजाओं का शासन चलता था। ऐसा नहीं था कि अमेरिका की तरह इंडिया नहीं था। जैसे अमेरिका की बात की जाए तो इजीली अमेरिका को कॉन्कर कर लिया था यूरोपियन कंट्रीज ने, ठीक है। जब 1492 में अमेरिका की खोज हुई थी तो अमेरिका स्टेटलेस कंट्री थी, वहां पे कोई राज्य नहीं था, कोई शासन नहीं था। लेकिन इंडिया फुल्ली स्टेट ओन्ड कंट्री थी, इंडिया में पूरी तरह से शासन चलता था। और इसीलिए देखिए यहाँ पे इंडिया में ये लोग काफी पहले आ चुके थे। लगभग अंग्रेजों की बात की जाए तो 1608 में आ चुके थे, लेकिन शासन जो इनके हाथ में आया है वो इनडायरेक्टली 1757 में आया है। लगभग 150 ईयर या 150 साल के बाद ये इंडिया में इनडायरेक्टली रूल कर पाए, ठीक है।
उसका मुख्य कारण यह था कि इंडिया में एक व्यवस्था थी, इंडिया में एक शासन व्यवस्था चलती थी, भले ही वो ऑटोक्रेटिक हो, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंडिया में था और उसे हटाकर उसे जीतना था, उन्हें हराना था। और इसके लिए काफ़ी डिप्लोमेसी की गई, काफ़ी षड्यंत्र किए गए, काफ़ी ज़्यादा युद्ध किए गए, काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स किया गया और इन सारी चीज़ों के माध्यम से इन्होंने इंडिया को जीता था। ठीक है, इसमें पॉलिटिकल षड्यंत्र भी शामिल थे, इसमें युद्ध भी शामिल थे, हर तरह से, हर एक माध्यम से इन्होंने इंडिया को जीता था। ठीक है, तो यहाँ पे ना सबसे पहली विक्ट्री की अगर हम बात करें तो वो होती है विक्ट्री ऑन बंगाल, बंगाल पर विजय हासिल करना। ठीक है, और बंगाल पर विजय हासिल करी है। पहला जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1757 1757 में। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों ने इनडायरेक्टली कंट्रोल कर लिया था बंगाल पर। और फिर जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 22 अक्टूबर को, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा और उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व जमा पाने में सफल हो गए थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो बंगाल की विक्ट्री होती है। 5वें नंबर पे अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे विक्ट्री ऑन मैसूर। साउथ इंडिया या दक्षिण भारत एक सॉफ्ट कॉर्नर की तरह था यूरोपियंस के लिए, क्योंकि वहां तक ना मुगल कंट्रोल नहीं था, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुंच पाता था, तो मुगलों की कोई प्रॉब्लम नहीं थी इन्हें साउथ में। इसलिए अगर हम देखते हैं तो यूरोपियंस ने सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कहां पर किया, अपना साउथ में किया, क्योंकि वहां पे मुगल प्रॉब्लम नहीं थी, मुगल प्रभुत्व नहीं था। और बाकी अगर यहाँ पे बात की जाए तो विजयनगर साम्राज्य एक मजबूत साम्राज्य था, लेकिन 1565 में जब बैटल ऑफ बन्नीहट्टी हुआ तो विजयनगर साम्राज्य भी कमजोर होता चला गया और कई छोटे मोटे साम्राज्यों में बंट गया। ठीक है, तो साउथ में प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए साउथ में लोग काफी डेवलप कर रहे थे या अपने व्यापारिक सेंटर स्टेब्लिश कर रहे थे और इजीली इंडियन रूलर्स को ये हटाते भी जा रहे थे या हराते भी जा रहे थे। तो यहां पे ना इन्होंने विक्ट्री हासिल की है, कहां पर, विक्ट्री ऑन मैसूर। हालांकि इतना इजी नहीं रहा मैसूर को जीत पाना। मैसूर को जीतने के लिए इन्हें 4 युद्ध लड़ना पड़े और आफ्टर 4th बैटल जो इनका हुआ था वो हुआ था मैसूर के ही सुल्तान, जिनका नाम था टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान को 1799 में 4th एंग्लो मैसूर वॉर में क्या किया गया था, हराया गया था और युद्ध लड़ते हुए ही टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी या उन्हें वीरगति प्राप्त हुई थी। और उसके बाद मैसूर को एनेक्स किया गया और मैसूर को सहायक संधि यानी ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस के तहत शामिल किया गया ब्रिटिश साम्राज्य में, ब्रिटिश टेरिटरी में, और वडियार वंश के एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया एज अ नॉमिनल रूलर। ठीक है, तो ये मैसूर को विक्ट्री हासिल की है। 1799 में कंप्लीटली मैसूर को एनेक्स कर लिया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो विक्ट्री ऑन मराठा। मराठा या महाराष्ट्र पर जो इन अंग्रेजों की विजय हासिल हुई है, अंग्रेजों ने विजय जो प्राप्त की है, इसके लिए भी इन्हें काफ़ी युद्ध लड़ना पड़े, काफ़ी डिप्लोमेसी या पॉलिटिकल षड्यंत्र इन्हें करने पड़े। और लगभग अगर बात की जाए तो 1818 में ड्यूरिंग द 3rd एंग्लो मराठा वॉर, तीसरे एंग्लो मराठा वॉर के समय मराठा साम्राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या कर लिया गया था, एनेक्स कर लिया गया था। 1818 तक जो पेशवा थे, पेशवा का जो पद था, है ना, जो अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, उन्हें उनके पद से रिमूव कर दिया गया था, उनके पद को मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था और उन्हें एक सैलरी या एक पेंशन दे दी गई थी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें कि मराठा साम्राज्य या मराठों को भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कंट्रोल में किया, अपने अधीन किया था 1818 तक, 1818 तक, और 3 युद्ध हुए थे एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना अगर बात की जाए मराठा हिस्ट्री की, तो मराठा हिस्ट्री तो डेवलप कर ही रही थी 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी की अगर सबसे मजबूत पावर की अगर बात की जाए, जिसका सबसे ज्यादा उदय हुआ था, तो वो मराठा थे। और मराठों का उदय कब तक हुआ है अगर बात की जाए तो मराठों का जो उदय हुआ है अगर हम बात करें तो 1713 से आप मराठों का उदय देखते हैं। और ये कब तक चलता है, ये चलता है 1772 तक, और 1772 के बाद मराठों का पतन शुरू हो जाता। ठीक है, इस दौरान
18वीं शताब्दी में ये जो दौर रहा, ये मराठों का दौर रहा है। मराठों ने काफी उन्नति की है, काफी डेवलपमेंट किया है, काफी बड़ा एम्पायर भी क्या कर लिया था, बना लिया था। ठीक है, इनके साम्राज्य की जो नॉर्दर्न बाउंड्री थी वो अटक तक पहुंच चुकी थी, जो आता है कहाँ पे, पाकिस्तान में। ठीक है, कश्मीर वाले क्षेत्र में आता अटक, उस वहां तक इनकी टेरिटरी हो चुकी थी। ठीक है, पंजाब तक इनकी टेरिटरी पहुंच चुकी थी। और अगर बात की जाए तो ईस्ट में बंगाल तक इनका आतंक था। बंगाल के जो नवाब थे वो मराठों से भयभीत रहते थे। ठीक है, और साउथ में अगर बात की जाए तो जिंजी तक मराठा साम्राज्य फैला हुआ था, जो तमिलनाडु में आता है आज के समय, पहले कर्नाटक का एक हिस्सा था जिंजी। ठीक है, तो इस तरह से ना मराठा साम्राज्य काफी विस्तारित हुआ था इस दौरान। और 1713 से बात की जाए तो ये पेशवाओं के अधीन डेवलपमेंट हुआ था। इस दौरान 4 मुख्य पेशवा जो हुए थे, जिसमें बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव बल्लाल या बाजीराव बल्लाड या बाजीराव प्रथम भी कहा जाता है। ठीक है, लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है उन्हें। तीसरे नंबर पे आते हैं तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो आते हैं बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव। ठीक है, तीसरे पेशवा। और चौथे जो पेशवा होते हैं वो होते हैं माधवराव। ये 4 मुख्य पेशवा होते हैं। एक बार फिर से बोल देता हूं नाम। पहले हैं बालाजी विश्वनाथ, मुख्य पेशवा 1713 से 1720। दूसरे मुख्य पेशवा आते हैं बाजीराव बल्लाल। तीसरे मुख्य पेशवा आते हैं बालाजी बाजीराव। और चौथे जो मुख्य पेशवा आते हैं वो आते हैं माधवराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव के ही पुत्र। और फिर अगर बात की जाए तो फिर यहाँ पे आने वाले नेक्स्ट जो 4th पेशवा होते हैं उनके समय मराठों का पतन होता है, जिसमें नारायण राव, माधवराव द्वितीय, रघुनाथ राव, ठीक है, और बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा। और फिर जो है बाजीराव द्वितीय क्या करते हैं, एक पुत्र को गोद ले लेते हैं। ठीक है, जिसका नाम था नाना साहिब। ठीक है, तो ये होता है आपका मराठों पर विजय, जो हो जाती है 1818 में। 7th नंबर पे हम बात करते हैं, ठीक है, किसकी, तो वो लास्ट एम्पायर, अंतिम बड़ा साम्राज्य, अंतिम बड़ी टेरिटरी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्य में जीत लिया या एनेक्स कर लिया। और आप सभी को पता है, हम क्योंकि चीजों को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, हम पढ़ चुके हैं, तो आप लोग अब इजीली अगर देखिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इंडिया में एनेक्स किया गया अंतिम सबसे बड़ा साम्राज्य कौन सा था, तो आपका आंसर क्या होगा। अगर ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, विक्ट्री ऑन बंगाल, मैसूर, मराठा, और चौथा ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो क्या आंसर होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अंतिम बड़ा साम्राज्य, अंतिम बड़ी टेरिटरी, अंतिम बड़ा एम्पायर जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने एनेक्स किया था, वो था आपका सिख साम्राज्य या सिख एम्पायर। तो हम बात करेंगे विक्ट्री ऑन सिख। सिखों पर जो विजय हासिल हुई है वो 1749 में 1849 में ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। देखिए 2 युद्ध हुए हैं एंग्लो सिख वॉर की, अगर बात की जाए तो 2 हुए हैं। एक हुआ 1845 में और सेकेंड हुआ 1849 में। तो ये युद्ध हुए हैं और सिख वाला जो पूरा पंजाब और जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन था, जिसमें पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र था, लाहौर तक इन लोगों ने क्या कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, हालांकि सिंध को पहले ही जीत चुके थे और अफगानिस्तान को भी इन लोगों ने कॉन्कर कर लिया था। ठीक है, और फिर 1849 में पंजाब को भी एनेक्स कर लिया गया। पंजाब को एनेक्स करने के पीछे अगर बात की जाए तो 1839 में मृत्यु होती है किसकी, द लायन ऑफ पंजाब, इट मीन्स की रंजीत सिंह की। और रंजीत सिंह की मृत्यु होने के बाद ही जो सिख साम्राज्य था वो क्या हो जाता है, पतन की ओर बढ़ता है। ठीक है, उसका डिक्लाइनेशन शुरू हो जाता है और ताश के पत्ते की तरह 10 वर्षों में ही जो एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनाया था रंजीत सिंह ने, वो पूरी तरह से बिखर जाता है। और उसके बिखरने का जो मुख्य कारण होता है, वो जो सक्सेसर होते हैं रंजीत सिंह के, वो बिल्कुल भी योग्य नहीं थे। ठीक है, उनमें आपस में ही क्या हुआ, डिस्प्यूट हुआ और एक इस कारण से जो सिख एम्पायर था उसका पतन होना शुरू हुआ। ठीक है, और चूंकि पंजाब में नजर गड़ाए बैठे हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्हें एक मौके की तलाश थी और वो मौका उन्हें मिलना शुरू हुआ और धीरे धीरे 1849 तक पूरे सिख साम्राज्य को इन्होंने अपने अधीन कर लिया। ठीक है, लास्ट जो सिख रूलर थे या सिख महाराजा जो थे वो थे दिलीप सिंह, जिन्हें 1854 में भेज दिया गया था, कहां पर, ब्रिटेन में। ठीक है, और ब्रिटेन में ही फिर रहते हुए उनकी वहीं पर क्या हो गई थी, 1893 में मृत्यु भी हो गई थी, डेथ भी हो गई थी। तो इस तरह से पंजाब को एनेक्स किया है, लास्ट एम्पायर था। और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने
है ना। अगर हम ब्रिटिश की बात करते तो ब्रिटिश का मतलब यहाँ पे होता EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को एनेक्स किया, इंडिया को जीता था। और इंडिया को जीतने का जो क्रम हम देखते हैं वो हम इन 6 टॉपिक को या 7 टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन्होंने पोर्तुगीज पर नियंत्रण किया, डचों पर, फ्रांसीसियों पर, बंगाल, मैसूर, मराठा और सिक्का। हालांकि छोटे मोटे जो क्षेत्र थे उन्हें भी इन्होंने जीता है, कॉन्कर किया है, उनके बारे में फिलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे, उन क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं। क्वेश्चन जो आएंगे वो इनके ऊपर से आएंगे, इनके इस बीच में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनके ऊपर से पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया पुर्तगालियों के साथ बैटल ऑफ स्वाली हुआ और 1661 में जो ट्रीटी हुई जिसके तहत मुंबई जो दहेज में दिया गया वो सारी घटनाएं हुई। डचों में आप लोगों को ध्यान रखना है बैटल ऑफ चुनसुरा और बैटल ऑफ बेदरा और 1767 में जो समझौता हुआ है इंडोनेशिया और इंडिया वाला जो मैंने बताया। फिर फ्रांसीसियों के साथ बात की जाए तो 3 युद्ध हुए हैं, ठीक है, जिन्हें हम बैटल ऑफ कार्नेटिक बोलते हैं, तो उसमें ईयर भी पूछ लेते हैं और कई सारे इवेंट्स भी पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर बंगाल की बात की जाए तो पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और कई सारी जैसे ट्रीटी ऑफ अलीनगर हुई है ना। और एक और घटना जो मैंने आप लोगों को बताई थी जिसको हम बोलते हैं काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल एक्सीडेंट या ब्लैक होल जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, इन सारे टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। फिर अगर बात की जाए मैसूर तो टीपू सुल्तान और जो एंग्लो मैसूर जो 4 युद्ध हुए हैं उनके ऊपर से कई क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर मराठा हिस्ट्री में से भी कई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और सिखों के ऊपर से भी कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे, इन्हीं के ऊपर हम फोकस करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में, जिसका नाम है लेक्चर नंबर 2, विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, यानी इंडिया में ब्रिटिशर्स की विक्ट्री, ठीक है।